गुड इवनिंग बच्चों, है ना। मेरा नाम हुआ अजीत कुमार, है ना। मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, है ना, क्लासेस चला रहा हूँ, जिसका नाम है हुआ एके फिजिक्स सेंटर। ठीक है, क्या नाम है? एके फिजिक्स सेंटर। ठीक है, आज जो टॉपिक जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है हुआ क्या है ना, ग्रेविटेशन। ठीक है ना, क्योंकि ग्रेविटेशन में ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि ग्रेविटी किसको कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़े थे कि केपलर्स लॉ क्या होता है। केपलर्स लॉ क्या होता है? तो केपलर्स लॉ में हुआ हम लोग दो लॉ बता दिए थे। तीसरा लॉ था हुआ टाइम, है ना, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है ना, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मास किसको कहते हैं और वेट किसको कहते हैं। मास किसको कहते हैं और वेट किसको कहते हैं, और ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, कि जी का वैल्यू, है ना, कैसे चेंज होता है, जी का वैल्यू कैसे चेंज होता है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं, है ना। तो बाबू देखिए, यहां पे हम सबसे पहले लिखते हैं केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ। तो केपलर्स थर्ड लॉ से बताने से पहले हुआ हम दो लॉ का डिस्कस करते हैं। तो पहला लॉ बताए थे, है ना, जिसको हम बोलते हैं केपलर फर्स्ट लॉ। तो कहता है ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। उसी में हमने बताया था कि, है ना, कि उसमें होता क्या हुआ कि मेजर एक्सिस होता है, माइनर एक्सिस होता है। ठीक है ना, तो और उसी में हम साथ ये भी बताए थे कि जब कोई इलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है तो उसमें वो इलिप्स के दो फोकस होता है। तो दो फोकस मोर देन वन होने के कारण वो फोकस ना बोल करके हम उसको फोर्सी बोलते हैं। और उन्हीं दोनों दो में से फोकस में से एक पे सन लाई करता है। क्या लाई करता है? सन लाई करता है। दूसरा लॉ बोले थे कि जब सन, है ना, जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट करता है। साथ ही साथ अब हम जो तीसरा पढ़ने जा रहे हैं वो केपलर्स थर्ड लॉ है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड भी। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड है वो। तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड किसको कहते हैं? तो कहता क्या है ना कि जिसे मान लेते हैं, जैसे क्या है ना कि ये, है ना, कि मान लेते हैं ये सन है छोटू, ये क्या है? सन है। तो अगर ये सन है तो सन के चारों तरफ क्या होगा? सन है तो ये सन के चारों तरफ क्या करेगा? कोई प्लैनेट है, मान लेते हैं ये पहला प्लैनेट है बुआ। ये जो है ये प्लैनेट नहीं है, एक्चुअली ये प्लैनेट का पाथ है, जिसको हम बोलते हैं ना फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो मान लेते हैं ये प्लैनेट का पहला पार्ट है ना। तो मान लेते हैं यहां पे प्लैनेट है बुआ P1। क्या है? प्लैनेट का, है ना, इसको प्लैनेट P1 नाम दिए। तो तुमको पता है कि अगर वह सन के सेंटर से ये प्लैनेट जिस पाथ पे घूम रहा है उसका हम रेडियस तो पता होगा। तो अगर हम वह इसके सेंटर से अगर इसका हम रेडियस निकाल दे तो रेडियस अगर इसको लिख ले R1। क्या लिख ले? रेडियस R1। अगर दूसरा हम अगर ले ले बाबू, दूसरा अगर हम प्लैनेट ले ले, मान लेते हैं दूसरा प्लैनेट ये ले लिए। तो अगर दूसरा प्लैनेट अगर यहां पे ले लिए, अगर इसको नाम दे देते हैं P2। क्या नाम दे देते हैं? P2। तो अगर यहां प्लैनेट का लेटर है वो पहला P, प्लैनेट का पहला लेटर है P, तो यहां पे पहला प्लैनेट है तो P1, दूसरा प्लैनेट है तो P2। तो अगर इसके सेंटर से अगर इसका हम रेडियस दे दे बाबू, अगर इसका रेडियस दे दे R2 दे दे। क्या दे दे? R2 दे दे। तो तुमको पता है हुआ कि जब ये प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा तो, है ना, कुछ तो टाइम लेगा, एक चक्कर कंप्लीट करने में कुछ तो टाइम लेगा। उसी तरह से दूसरा प्लैनेट है ना, घूमने में कुछ तो टाइम लेगा। तो अगर मान लेते हैं इसका टाइम पीरियड है वो T1 और इसका टाइम पीरियड है वो T2। इसका टाइम पीरियड है T1, इसका टाइम पीरियड है T2। तो कहता है केपलर्स थर्ड लॉ कहता है क्या, है ना, कि a square of the time period is directly proportional to, ये कहता है a square of the
स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड्स इज directly proportional to है ना, क्या बोले, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड तो दिया हुआ है आपको कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस of the planet in which it revolves। हम क्या लिख रहे हैं छोटू, ध्यान दीजिएगा जी, मेन यही है हुआ, इससे है ना बहुत सारा न्यूमेरिकल भी बनता है। तो हम क्या लिखे, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर कीजिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो डायरेक्टली, तो या स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड पहले लिख लीजिए, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहां साइन लगा दिए, टू क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट इन विच इट रिवॉल्व्स। तो मान लेते हैं वो हम जनरल कंडीशन ले रहे हैं, अभी इस पे हम नहीं आ रहे, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस, ये है जनरल कंसेप्ट। ये क्या है छोटू, जनरल कंसेप्ट। तो अगर ये जनरल कंसेप्ट है तो कहोगे कि सर आप यहां पे ये डायग्राम किस लिए बनाए, तो वह हम इसी का यूज करके कि मान लेते हैं एक का टाइम पीरियड कुछ है, दूसरे का रेडियस दे दिया, तो बोलेगा कि ये बताइए उस प्लैनेट को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, वो आपसे निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो उसी को हम फाइंड आउट हुआ इसका यूज करके करेंगे। चलिए आगे बताएं, चलिए हटा दे रहे इसको। तो अगर यहां पे अगर हम डिस्कस करते हैं, यहां पे फॉर प्लैनेट फर्स्ट, किसके लिए, फॉर प्लैनेट फर्स्ट, है ना, फॉर प्लैनेट फर्स्ट। अगर प्लैनेट फर्स्ट के लिए अगर हम डिस्कस करते हैं तो आप देखिए प्लैनेट क्या है, फर्स्ट P1 है ना, फर्स्ट लिख दिए या तो P1, कोई दिक्कत नहीं है। तो P1 है वो, तो इसके लिए टाइम पीरियड क्या है, T1, और इसका रेडियस क्या है, R1। तो अगर हम यहां पे लिखे तो T1 का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रेडियस के क्यूब के। इसको लिख देते हैं छोटू 1, इसको क्या लिख दिए 1। फिर हुआ फॉर प्लैनेट है ना, फॉर प्लैनेट सेकेंड, तो सेकेंड के लिए क्या कीजिएगा, तो टाइम पीरियड इसका कितना है, T2, टाइम पीरियड कितना है, T2, तो इसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 का क्यूब, इसको 2 लिख दिए। क्या ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा वो हमें यहां पे 1 आया और यहां पे 2 आया, 2 इक्वेशन बन रहा है। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, कंबाइन करें या डिवाइड करें, तो हम वो यहां पे डिवाइड कर देते हैं, T1 का स्क्वायर बटा T2 का स्क्वायर। तो यहां पे लिख देते हैं डिवाइडिंग 2 by 1, डिवाइडिंग 2 by 1, है ना, या तो लिख दो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। तो अगर हम 1/2 कर दे रहे हैं, इक्वेशन 1/2, तो अगर हम यहां T1 का स्क्वायर लिख दे बटा T2 का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू छोटू करेंगे तो क्या आएगा, R1 का क्यूब बटा R2 का क्यूब। क्या ऐसा हम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि T1 का स्क्वायर बटा T2 का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 का क्यूब बटा R2 का क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू देखो, इसको ना हम हटा दे रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। तो हटा दे रहे हैं तो इसको क्यों हटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अगर हम यहां पे क्या करते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, अगर T1 का स्क्वायर
बटा T2 का स्क्वायर, है ना। तो अगर यहां स्क्वायर है, ठीक है, यहां स्क्वायर देख लीजिएगा, यहां स्क्वायर है, तो T2 का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है R1 बटा R2, R1 का क्यूब बटा R2 का क्यूब। है ऐसा या नहीं है? अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो अगर वो यहां पे अगर करना चाहें T1 बटा T2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, T1 बटा T2, क्यों, क्योंकि दोनों पे तो स्क्वायर है, तो हम कॉमन ले लिए, तो यहां स्क्वायर बराबर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाए हुआ तो मान लेते हैं एक कांस्टेंट लिख दिए K, ठीक है, इस, है ना। और यहां पे हुआ R1 बटा R2 पे पावर कितना लिख दिया 3, यहां से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब वह हम करेंगे क्या, यहां पे अगर इस स्क्वायर को ही पावर को वो जो स्क्वायर है यहां पे 2, इसको इधर लेकर चल जाते हैं, तो यहां ऐसे लिख सकते हैं T1 बटा T2 बराबर K R1 बटा R2 पे पावर 3/2, ऐसा कर सकते हैं। वह यहां इस K का वैल्यू जो है यहां लिख देते हैं, चूंकि यहां K का जो वैल्यू लेते हैं वह 1 लेते हैं, तो K तो हट जाएगा, K का अगर वैल्यू 1 ले लेंगे वो तो ये क्या होगा, हट जाएगा। तो यहां लिख देते हैं T1 बराबर T2 इंटू R1 बटा R2 पावर 3/2, 3/2। तुम कहोगे कि सर इससे ये इतना सिंप्लीफाई जो किए हैं, इसके करने का मतलब क्या है? इसके करने का मतलब ये है छोटो कि देखो कि अगर तुमको वो यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर देखो अगर मान लेते हैं पहला प्लेनेट है, उसका अगर रेडियस दिया हुआ है, प्लेनेट का रेडियस नहीं, उस जिस ऑर्बिट पे जिस पाथ पे वो घूम रहा है उसका अपना रेडियस दिया हुआ है, तो मान लेते हैं रेडियस दिया हुआ है। दूसरा भी प्लेनेट का अगर मान लेते हैं जिस पाथ पे घूम रहा है उसका भी रेडियस दिया हुआ है, और पहला प्लेनेट जिस पाथ पे घूम रहा था उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो क्या तुमको T2 नहीं निकल जाएगा कि दूसरा प्लेनेट का टाइम पीरियड कितना होगा? आराम से तुम इसको निकाल सकते हो, इसलिए ये बताया गया है, ठीक है। तो कर लोगे आराम से, ठीक है ना। तो हटा दे, आगे बढ़े, चलिए। तो यहां पे बाबू देखिए, यहां पे देखिएगा सॉल्यूशन कैसे होता है ना, ध्यान से दम देखते जाइएगा इसका, ठीक है। अब बाबू हमको करना क्या है ना, तो इसका देखो, इसका हुआ और ग्रेविटेशन का एक अलग से भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम न्यूमेरिकल के लिए टॉपिक हम डाल देंगे, ठीक है ना। और जो डाउट रहेगा वो आपसे पूछते चल जाएगा। अगला जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मास और वेट, मास और वेट। तो बाबू देखो, अब सबसे पहले क्या है कि मास किसको कहते हैं, मास किसको कहते हैं, है ना। तो मास है क्या, जिसे मान लेते हैं हुआ कि अगर इस मार्कर को अगर ले ले, तो मार्कर में कोई अपने आप में कोई डायरेक्शन है, तो अगर इसमें मास का अगर हमको कैलकुलेट करें बोले, तो क्या इसमें कितना पार्टिकल से ही बना हुआ है, एक्चुअल जो क्वांटिटी है, एक्चुअल जो इसमें पार्टिकल है, उसी को ना हम लोग मेजर करेंगे। तो अगर मास बोले तो मास क्या कह सकते हैं, द एक्चुअल क्वांटिटी प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड क्या चीज हुआ, मास, द एक्चुअल क्वांटिटी। तो अगर हम यहां पर लिखने जाए हुआ तो यहां क्या लिखेंगे मास को, द एक्चुअल क्वांटिटी, द एक्चुअल क्वांटिटी प्रेजेंट इन एनी substance that is called mass। क्या बोले, द एक्चुअल क्वांटिटी प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड मास। मतलब हुआ इसमें, है ना, मास क्या है, एक लोथल बॉडी है हुआ। जिसे मान लेते हैं अगर कोई पत्थर ले ले, तो पत्थर में जैसे होता है ना कि 1 kg अगर हम ओनियन को अगर तोड़ने जाए तो क्या करते हैं, ओनियन अपने आप इधर उधर, है ना, मूव करता है नहीं, उसको क्या करते हैं, एक तरफ हुआ वेइंग मशीन में क्या करते हैं, हुआ वेट रखते हैं, है ना, तराजू पे हुआ 1 kg का अगर तोड़ना है तो क्या करते हैं, एक बटखारा रखते हैं। दूसरे तरफ वो 1 kg क्या लेते हैं,
1 kg क्या रखते हैं, ओनियन रखते हैं, और वो एक्चुअल में तौल करके तुरंत पॉलिथीन में दे देते हैं। तो क्या कहता है, द एक्चुअल क्वांटिटी प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड, क्या हुआ, मास। अब इसको हम मेजर किस में करते हैं, तो इट इज, है ना, इट इज मेजर्ड इन, या ऐसा यूनिट लिख लो हुआ मास का, मेजर तो हुआ ग्राम में भी करते हैं, पाउंड में, है ना। द ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हुआ केजी से भी, ठीक है ना। द ऐसा यूनिट ऑफ मास इज क्या हुआ, किलोग्राम। अब यहां पे क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये हुआ इसमें, मतलब स्केलर क्यों कहते हैं, इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता कि उत्तर, है ना, नॉर्थ जा रहा है कि ईस्ट जा रहा है कि वेस्ट जा रहा है कि साउथ जा रहा है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए बोलते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और अगला अगर हम इसमें डिस्कस करें हुआ सीजीएस यूनिट, तो अगर सीजीएस यूनिट बोले, है ना, द सीजीएस यूनिट क्या होता है, हुआ ग्राम होता है। द सीजीएस यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, है ना, इसको जी से डिनोट, यहां पे हुआ 1 kg लिख देना, 1 kg बराबर हुआ कितना, 1000 ग्राम, ये लिख देना, ठीक है। अब ये तो हो गया, क्या यही है, नहीं, और भी इसमें पॉइंट है। अगर हुआ हम मान लेते हैं 5 kg हुआ ओनियन को हम लेके चल गए दूसरे प्लेनेट पे, कहां पे, दूसरे प्लेनेट पे, तो क्या मेरा 5 kg जो ओनियन है वो बढ़ करके 10 kg हो जाएगा, नहीं, क्योंकि मास का जो वैल्यू है ना वो बदलता नहीं है, मास भी हुआ हर जगह पे फिक्स रहता है। तो यहां पे लिख लेना, द वैल्यू ऑफ मास इज फिक्स्ड, द वैल्यू ऑफ मास इज फिक्स्ड, मतलब इसका मास का जो वैल्यू बदलता नहीं है, तुम किसी भी प्लेनेट पे लेके चल जाओ, इसका मास का वैल्यू बदलेगा नहीं। तो कहोगे कि सर वेट का तो बदलता है, तो गधो वेट का बदलेगा, क्यों बदलेगा, तो वेट का इसलिए बदलेगा क्योंकि उसमें कहानी कुछ और है, ठीक है। तो वह इसको हम हटा दें, आप लोग कॉपी पेस्ट कर लिए, हटा दें, चलिए हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब बाबू देखो, अगर हम मास बता दिए हैं तो इसमें इसके बाद हुआ, अगर हम आपसे पूछे कि सर वेट भी बता दीजिए, क्या बता दीजिए, वेट भी बता दीजिए, तो वेट क्या होता है छोटू, तो देख, तो अगर हम बोले ये मार्कर रखे ऐसे, मार्कर, अगर ये मार्कर बोले हुआ तो इसके मार्कर के ऊपर पे कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा, क्यों, क्योंकि वो मार्कर को जैसे ही छोड़ेंगे ये तुरंत नीचे चल जाएगा, मार्कर पे जैसे ही नहीं छोड़ेंगे ये क्या हो जाएगा, ये नीचे चलाएगा, क्यों नीचे चलाएगा, तब वो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे देखो, अगर ग्राउंड है ये, इस ग्राउंड पे अगर मान लेते हैं, अगर 5 kg चीनी का बोरी रखा हुआ है, 5 kg शुगर का पैकेट रखा हुआ है, तो अगर 5 kg शुगर का पैकेट रखा हुआ है बुआ, एक छोटा बच्चा को उठाने बोले तो छोटा बच्चा से नहीं उठता है, लेकिन बड़ा बच्चा को उठाने बोले तो बड़ा बच्चा क्या करता है, उठा लेता है, ऐसा क्यों, दोनों तो ऊपर की तरफ फोर्स से लगा रहा है, ये बुआ तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे कहानी है। देखिए बुआ, देखिए अगर नीचे की तरफ इसके कंसीडर करें ना, तो वेट जो है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है, तो वेट W बराबर लिखेंगे बुआ, तो लिखेंगे mg, W बराबर क्या लिखेंगे, mg। लेकिन यहां पे पकड़ कर करके कोई उठाने वाला है बुआ, जिसको हम बोलते हैं अप्लाइड फोर्स, क्या बोल रहे हैं, अप्लाइड फोर्स, यहां पे लिख देते हैं बुआ F अप्लाइड फोर्स, इसी को बोलते हैं बुआ अप्लाइड फोर्स। ये बुआ मेरे द्वारा या तो तुम्हारे द्वारा लगाया जा रहा होगा, या कोई और होंगे जो लगा रहे हैं, तो वह नीचे की तरफ वह लग रहा है क्या चीज, वह ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका वैल्यू है W बराबर m इंटू जी। m क्या है, मास ऑफ दिस बॉडी, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस वस्तु को बुआ चाह रहा है एक बच्चा कि हम उसको ऊपर उठा लें,
तो उठता नहीं। तो मान लेते हैं ये लगा रहा है 10, ये लगा रहा है 10 न्यूटन, ये लगा रहा है 10 न्यूटन, और जब नीचे जो खींच रहा है वह मान लेते हैं 50 न्यूटन, तो कभी ये वस्तु ऊपर उठेगा? नहीं उठेगा। तो इसको उठाने के लिए हमको इस फोर्स को बीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बीट करना पड़ेगा। जब तक इसको बीट नहीं करेंगे तब तक ये वस्तु ऊपर उठेगा नहीं। ठीक है, तो अब वह देखते हैं कि वेट किसको कहते हैं, है ना। तो वेट किसको कहते हैं? पहला एकदम सिंपल तरीका है वह इसको डिफाइन करने का, सिंपल, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इसको लिख सकते हैं वह इट इज द प्रोडक्ट ऑफ mass and acceleration due to gravity. It is the product of mass and acceleration due to क्या चीज हुआ? ग्रेविटी। तो यहां लिख सकते, या इसी को बोल सकते हैं हुआ और में करके द फोर्स ऑन ए बॉडी, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी ड्यू टू अर्थ, दैट इज कॉल्ड वेट। इसी को लिख सकते हैं द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी ड्यू टू अर्थ, दैट इज कॉल्ड वेट। इसको क्या बोलते हैं छोटू? वेट। मतलब अर्थ के द्वारा जो किसी वस्तु पे फोर्स लगाया जा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेट। यहां लिख सकते हैं वह वेट बराबर, वेट को डिनोट करते हैं W से, तो W बराबर लिख सकते हैं mg। W बराबर क्या लिख सकते हैं? mg। m बराबर लिखते हैं मास ऑफ द बॉडी, g लिखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहीं पे कहानी ट्विस्ट है कि वेट बदलता है लेकिन मास बदलता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें g आ गया है। अगर e रहता ना तो छेड़ता नहीं, लेकिन e आ गया हुआ तो इसके कारण इसको छेड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए ध्यान दीजिएगा, हटा दे इसको। चलिए यहां पे बाबू अब हम यहां पे डिस्कस क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। आगे वेट जो है वह ये बदलता है ना। द वैल्यू ऑफ वेट इज वेरिएबल। मतलब वह क्यों? क्योंकि जी का मान अलग अलग प्लेनेट पे हुआ जी का मान बदलता है, तो इसलिए लिखे द वैल्यू ऑफ वेट इज वेरिएबल। अगला छोटू, इसको मेजर किस में करेंगे? तो तुमको पता है कि ये अर्थ के द्वारा लगाया जा रहा है, तो अर्थ के द्वारा लगाया जा रहा है, लेकिन ये है क्या? फोर्स ही है ना। तो इसको मेजर करते हैं किसमें? न्यूटन में। तब वह इसको बोलते हैं वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन। किसमें छोटू? न्यूटन में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं? न्यूटन में। तो अगर तुमसे यही कहानी एक पूछ देना कि सर यदि अर्थ से उठा करके चंद्रमा पर 120 है ना केजी वस्तु को लेकर चल जाए तो उसका वेट कितना हो जाएगा? तो वेट कितना हो जाएगा? तब वहां पे जो वेट होता है ना अर्थ के 1/6 टाइम होता है, 1/6 टाइम होता है। तो यहां पे हुआ एक चीज लिख देना, है ना, यहां पे, है ना, द वेट ऑन द अर्थ इज, द वेट ऑन द अर्थ नहीं छोटू, यहां मून कर देना, ठीक है ना। द वेट ऑन द मून इज 1/6 टाइम्स of अर्थ। 1/6 टाइम ऑफ किसका हुआ? अर्थ। तो कहने का मतलब इसका एग्जांपल अगर हम पेश कर दे तो कैसे? तो अगर हुआ वेट है अर्थ पे 120 न्यूटन, कितना है? अगर अर्थ पे वेट है हुआ 120 न्यूटन, तो अगर पूछ दे वेट मून पे पूछ दे तो कितना होगा? 120 अब बटा कितना हुआ? 6, तो 20 न्यूटन। यह तुमसे हुआ कभी कभी पूछ सकता है।
देखो अगर टर्मिनल एग्जाम आने जा रहा है वो, तो तुमसे ये पूछ सकता है कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आज के कहानी बुआ यहीं तक हम समाप्त करते हैं। ठीक है, लेकिन बुआ जाते जाते आपसे यही बोलेंगे है ना कि जितना से जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, जितना जितना दोस्तों को आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, जितना दोस्तों को शेयर कीजिएगा बुआ, उससे उतना ज्यादा जोश के साथ हम आएंगे। क्यों? क्योंकि बुआ है ना आप लोग का दुआ रहेगा। ठीक है, थैंक यू बाबू।